प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से टिकटों की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। कल रात मुस्लिम लीग नून ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ डिवीजन्स में टिकट अनाउंस किए हैं और उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, क्योंकि कुछ जगहों पर पार्टी के जो पुराने वर्कर्स हैं उनको कुछ मखसूस वजूहात की बिना पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। अगरचे मुख्तलिफ हलकों में नज़रअंदाज किए जाने की, कारकुनों के नज़रअंदाज किए जाने की वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी काफ़ी सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जो समझ रहे थे कि टिकट के हकदार तो वो थे। कहीं पर नून लीग के सामने आई है मजबूरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की, कहीं पर कुछ और वजह बनी है, कहीं पर अंदरूनी जो मुखासमतें हैं वो भी शायद वजह बनी है। तो ऐसे आज के प्रोग्राम में ऐसे हलकों को ज़रा हम डिस्कस करेंगे कि जहां पर अहम उम्मीदवारों को नज़रअंदाज किया गया है। ऐसे हलके भी डिस्कस करेंगे कि जहां पर सीट एडजस्टमेंट मांगी जा रही थी नून लीग से, लेकिन नून लीग ने नहीं दी और उसकी वजह से कुछ प्रोमिनेंट जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बड़ा धचका लगा है। ऐसे हलके भी डिस्कस करेंगे जहां पर अपने बड़े उम्मीदवारों को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट को तरजीह दी है नून लीग ने। तो ये तमाम हलके आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ जो आज के दिन की बड़ी खबर है वो ये है, बल्कि दो अहम खबरें हैं। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत सोचो विचार के बाद, एक से ज़ायद इजलास करने के बाद, सर जोड़कर बैठने के बाद ये फैसला किया है कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करते हुए। और न सिर्फ ये बल्कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उस पर अमल दरामद भी नहीं करना, यानी वेबसाइट के ऊपर बल्ले का निशान भी नहीं डालना और इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने रुजू किया है पेशावर हाई कोर्ट से और कहा कि जनाब आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुनी जाए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त के लिए कल पेशावर हाई कोर्ट में जो केस है वो समाअत के लिए फिक्स भी हो गया है। तो अब बल्ला है या नहीं है, बावजूद इसके कि इस वक्त ये फैसला इन फील्ड है, लेकिन इसके बावजूद बल्ला जो है वो अभी वेबसाइट पर नहीं डाला गया इलेक्शन कमीशन की और मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो खतरात के बादल अभी पूरी तरह से पीटीआई पर छटे नहीं हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं, अगर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ अशरफ मलगम साहब मौजूद, साफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ, खुशामदीद। तारिक अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं और एक ज़माने से कवर कर रहे हैं ख़ास तौर पर नून लीग को और इलेक्शन में जो टिकटें तकसीम हुई हैं इस पर बड़ी गहरी नज़र है इनकी, इनसे भी बात करेंगे। साथ में हमारे साथ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मौजूद हैं। आप भी जो है वो मुतासरा शख्स हैं NA54 टेक्सला से, जहां पर गुलाम सरवर खान साहब के साथ मुबैना जो सीट एडजस्टमेंट है उसके इम्कानात हैं और अगर वो हो जाती है तो बैरिस्टर अकील मलिक को नज़रअंदाज किए जाने का इम्कान या खदशा मौजूद है। तो इनसे भी हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले चंद हल्के आपके सामने रख देता हूँ, वो हल्के जहां पर नून लीग ने टिकटें तकसीम की हैं और अपने बड़े अहम नामों को नज़रअंदाज कर दिया है। जैसे NA75 नारोवाल है। NA75 नारोवाल में चौधरी अनवारुल हक साहब को टिकट जारी किया गया है, लेकिन दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं दिया गया। अब दानियाल अजीज़ वो हैं जिन्होंने पार्टी के लिए पिछले टर्म में कुर्बानी भी दी थी। दानियाल अजीज़ साहब वो हैं जिनकी जो बड़े एक वोकल पर्सन रहे हैं पार्टी के लिए, बड़ा उसको डिफेंड करते रहे, लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने तनकीद की थी एहसन इकबाल साहब पर। अगरचे इन्होंने उसकी एक वजाहत भी जारी कर दी थी, नोटिस का जवाब भी दिया था, लेकिन फिर भी इनको नज़रअंदाज कर दिया गया और ये कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इसी तरह से NA65 गुजरात है। यहाँ पर चौधरी जाफर इकबाल साहब नून लीग के पुराने रहनुमा हैं और परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ गए थे, चौधरी बरदरान अलग हो गए थे, तो ये चौधरी जाफर इकबाल साहब खड़े रहे थे और चौधरी जाफर इकबाल साहब पर बड़ा दबाव था चौधरी बरदरान की तरफ से, चौधरी शुजात साहब की तरफ से कि आप आए हमारे साथ मिले, हम आपको मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट करेंगे। लेकिन चौधरी जाफर इकबाल ने दगा नहीं की थी, लेकिन आज पार्टी ने उनके साथ ऐसा लगता है कि दगा कर दी और यहाँ से टिकट मिला है एक बिल्कुल नए उम्मीदवार चौधरी नसीर सिद्ध को और पहली मरतबा ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA54 टेक्सला है। यहाँ से गुलाम सरवर खान साहब के साथ IPP के जो गुलाम सरवर खान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गए हैं, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट होने का इम्कान है और यहाँ से बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं उन्होंने टिकट जमा करवाया, कागजात जमा कराए हैं और टिकट के ख्वाहिशमंद थे। हमारे साथ आज के शो में मौजूद भी हैं, इनसे ज़रा इस पर बात करेंगे। और NA96 फैसलाबाद है। ये तलाल चौधरी और मलिक नवाब शेर वसेर के दरमियान ये फंसा हुआ है हल्का। तलाल चौधरी साहब जो हैं वो अड़े हुए हैं कि मैं इसके अलावा किसी और हल्के पर नहीं लड़ूंगा। अब तो खैर बाकी जगहों पर टिकटें दे भी दी गई हैं। तलाल चौधरी साहब को मनाया जा रहा है कि आप कुछ और ले लें, लेकिन नवाब शेर वसीर साहब की, शहबाज शरीफ साहब बड़े तगड़े सिफारशी हैं और तलाल चौधरी साहब की सिफारिश जो है
वो ख़ानदान में से दूसरा ग्रुप कर रहा है। तो अभी तक इसका फैसला नहीं हो पाया, जो टिकटें आई हैं हमारे सामने। इसी तरह से फैसलाबाद में N104 भी है, जहां राजा रियाज साहब को टिकट दिया गया है, लेकिन राना एहसान अफजल साहब को नज़रअंदाज कर दिया गया है। यहाँ से जब राजा रियाज साहब PTI के टिकट पर लड़े थे तो राना अफजल साहब जो हैं, राना अफजल मरहूम, वो PMLN के टिकट पर लड़े थे और उनके जाने के बाद उनका बेटा समझता है या एहसान अफजल साहब समझते हैं कि उनका टिकट बनता है, लेकिन दे दिया गया राजा रियाज साहब को उनकी उन खिदमात के एवज जो उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर सर अंजाम दी हैं। तो इस पर सबसे पहले अशरफ अलगम साहब, ये जो लोग नज़रअंदाज हुए, आप कैसे देख रहे हैं? ये इंडिविजुअल केसेस हैं, ख़ास तौर पर दानियाल अजीज़ साहब का आपके क्या समझते हैं, क्या हुआ है? दानियाल अजीज़ साहब का कुछ इस तरह हुआ जी कि दानियाल अजीज़ साहब के हलके में एहसन इकबाल साहब के बेटे ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए थे। दानियाल साहब ने समझा शायद ये मेरे हलके में इंटरफेरेंस हो रही है। अभी टिकट का फैसला उनका होना था, लेकिन उसी बात पे दानियाल अजीज़ साहब ने एक पब्लिकली स्टेटमेंट दे दी कि जो पिछले PDM के दौर में जो महंगाई हुई है उसकी जिम्मेदारी सारी की सारी उन्हें एहसन इकबाल के ऊपर डाल दी। ज़्यादा गुस्से में आ गए, ज़्यादा जोश में आ गए। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ एहसन इकबाल साजिश कर रहे हैं, मेरे दूसरे हलकों के भी कब्जा करने की जरूरत कैसे हुई मेरे हल्के में आके इंटरवीन करने की। उस पर फिर सोने पे सुहागा तब हुआ जब उनको शो का नोटिस दिया गया कि अपने पब्लिकली स्टेटमेंट्स क्यों दी हैं। तो उन्होंने वही सारी की सारी बातें जो पब्लिकली की थी, उन्होंने कहा मैंने सच की थी और उसमें कायम हूँ और ऐसा ही है। इसके बाद आगे फिर मियाँ नवाज शरीफ होते हैं। उनको जो बंदा एक दफ़ा उनके जहाँ लिखा गया तो वो सारी उम्र के लिखा। जैसे अपने बात किया, आपने एक और हल्के की बात कर रहे थे। नहीं, लेकिन यूं भी तो होता है ना कि लीडरशिप ये करती है, बैठती है, सुलह कराती है, कहती है ठीक है। जैसे फैसलाबाद में एक जमाने से देखे ना, चौधरी शेर अली का बैठाया सर, इनको बैठाया दानियाल अजीज़ और एहसन इकबाल की मियाँ शहबाज शरीफ के साथ 3 घंटे तक मीटिंग हुई। अच्छा। हालांकि दानियाल बहुत वोकल थे पिछले टेन्योर में एज ए स्पोक्स पर्सन पार्टी के। पहले इनकी मुख्तलिफ सतह मुलाकातें होती, रिसाद रफ़ीक साहब ने दूसरे लोगों ने बैठ के इनकी सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। जब बात नहीं बनी तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 3 घंटे तक दोनों को बैठा कर उनको समझाया। कहना था आपका हल्का हम छोड़ देते हैं, एहसन इकबाल साहब अपने हल्के से लड़े, आप अपने हल्के से लड़े। लेकिन उनका कहना था कि मेरे से पूछे बगैर मेरे हल्के में जो एहसन इकबाल साहब ने इंटरफेरेंस किया। उनका बेटा एहसन इकबाल साहब का जो पिछले ज़िला कौंसिल के चेयरमैन भी थे लोकल पार्टी से गवर्नमेंट में, शायद जो प्रेम्प्ट किया है दानियाल अजीज़ ने मुझे किया कि ज़िला कौंसिल के बाद अब वो मेरे हल्के पे आके कब्जा करेंगे और मुझे सीट से आउट कर देंगे। अभी एहसन इकबाल के बेटे को तो टिकट नहीं मिला मेरा ख्याल है। अभी सूबाई असम्बली का तो टिकट मुझे नहीं पता मिला कि नहीं, लेकिन कौमी असम्बली का से एहसन इकबाल लड़ रहे हैं उसमें तो सूबाई असम्बली का भी एहसन इकबाल ने खुद ही टिकट लिया है। जी हाँ, वो तो नॉर्मली इन्होंने यही किया। ट्रेडिशनली होता भी यही है कि बहुत कम होता है कि MNA की मर्जी के खिलाफ उनको टिकट दिया जाए, लेकिन बहुत से हल्के आपने डिस्कस कर दी। एक हल्का सूबाई असम्बली का अलग बड़ा छोटा हल्का है। हमजा साहब का एक बहुत करीबी दोस्त है, 2 टाइम MP के माजिद जहांगीर, उसको टिकट नहीं मिला। क्यों? हमजा साहब के बहुत करीब था, ये मुझे पता है, वाकई वजह मुझे नहीं पता। अपने हिंट हमजा साहब का करीब होना उनका जुर्म है। बाहर यही नजर आता है कि हमजा साहब के बहुत करीब थे वो। बिल्कुल सही है। तारिक अजीज साहब पर आने से पहले जरा मैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब के पास चला जाऊं। बैरिस्टर साहब, ये फैसला हो गया है कि आपको टिकट नहीं मिल रहा और टिकट मिल रहा है गुलाम सरवर खान साहब को, या ये भी फैसला होना बाकी और आपकी कोशिशें जारी हैं टिकट के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम असद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पार्टी के टिकट्स की अनाउंसमेंट्स जो नोटिफिकेशन हुई रात को, उसमें हल्का NA54 का जिक्र नहीं था और उसमें सिर्फ मेरे जो विंग्स में एक PP आती है, PP 13, उस पर टिकट अनाउंस हुआ है। मुमकिना तौर पे यही लग रहा है कि पार्टी की ये जो सीट है ये मुमकिना तौर पे सीट एडजस्टमेंट की तरफ जा रही है IPP के साथ, लेकिन अभी हतमी फैसला जो है वो कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि टिकट्स हमने जमा कराने हैं कल तक या 13 की तारीख तक, 13 की सुबह तक ये जमा होंगे और जो सिंबल्स की एलोकेशन है वो तब होगी। फिल वक्त तो इसमें 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि वाकईतन जो है इसमें कोई ऐसी सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, क्योंकि हल्के की अवाम ने, हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे भी आया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आया है और हल्के में भी ये बात चल पड़ी है कि ऐसे लोग या ऐसे कैरेक्टर्स जो कल मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू स्टेजेस पे चढ़ के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी जो साहिबजादी हैं मरीम नवाज साहिबा हमारी,
चीफ ऑर्गेनाइजर और बाकी पार्टी के कायदीन के ऊपर जिस तरह की गैर महज़बाना गुफ्तगू करते रहे और जिस तरह के अल्फाज की अदायगी की गई और जो अल्फाज कहे गए, तो पार्टी के जो वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो पार्टी मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर मौजूद है वो तो कतई ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है कि ऐसे किसी कैंडिडेट के साथ अगर एडजस्टमेंट होती है और एडजस्टमेंट की तरफ बात जाती है तो उसकी तो माइंडसेट ही नहीं है किसी इस किस्म के कैंडिडेट के साथ जाने का या उसको वोट करने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिसने पार्टी लीडरशिप के सामने और पार्टी लीडरशिप पे ऐसे ऐसे इल्जामात लगवाए और ऐसी ऐसी बातें की। अब इशू ये है कि ये इस हल्के के डायनामिक्स इस तरह हैं, ये थोड़ी एनॉमली समझ आती है क्योंकि यहाँ पे पार्टी के अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। पार्टी के सर्वे के मुताबिक और दीगर जो सर्वेज हुए हैं वो वाज़े तौर पे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से बर्तरी हासिल करेगी और बड़ी एक कंफर्टेबल विनिंग पोजीशन में है। सही है। लेकिन मुझे इस चीज़ की मंतक समझ नहीं आ रही कि अगर इसको किसी सीट एडजस्टमेंट की कंसिडरेशन में डाला गया है तो पार्टी वर्कर्स को जो है, अगर फर्ज कीजिए आपको टिकट नहीं मिलता, अकील मलिक साहब, अभी तो चले एक दिन बाकी है, क्या करेंगे आप? आज़ाद लड़ेंगे या विड्रॉ कर लेंगे? जी, मैं हल्के की आवाम के साथ राब्ते में हूँ, अपने पार्टी वर्कर्स के साथ राब्ते में हूँ और पार्टी वर्कर्स की जो ख्वाहिशात हैं उनको भी मद्देनज़र रखा हुआ हूँ और जो उनके जज्बात हैं वो भी मैं देख रहा हूँ। तो पार्टी वर्कर को मुंजमद रखना और पार्टी के मामलात को देखना, और यहाँ पे क्योंकि हमारे हल्के में अर्बन और रूरल एरिया का एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर को देखते हुए क्योंकि यहाँ पे धड़े की सियासत है और धड़े की सियासत भी बहुत कलीदी किरदार अदा करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसको देखते हुए हल्के के डायनामिक्स तो हल्के के लोगों की ख्वाहिश क्या है कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए आज़ाद हैसियत में? फिलवक्त जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और वक्तन फवक्तन जो अवाम के जत्थे आके मुझे मेरे सेक्रेटेरिएट पे मिल रहे हैं, उनकी आवाज़, बॉडी लैंग्वेज और जो शुनीद है वो तो यही इस तरफ ही इशारा कर रही है कि आपको इलेक्शन हर सूरत लड़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी का भी पाबंद हूं और पार्टी के फैसलों का भी पाबंद हूं, तो मैंने देखना है कि इस हल्के में क्या सिचुएशन आती है। लेकिन ये बात भी एक इम्पोर्टेंस रखती है कि मैं हल्के की आवाम को बेयारो मददगार या लावारिस भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि हल्के के साथ मेरा एक 5 साल का पिछला ताल्लुक है जो मैंने लास्ट टाइम कंटेस्ट किया, तकरीबन 50,000 वोट। आप समझते हैं कि हल्के को छोड़ा नहीं जा सकता, आजाद लड़ना पड़े तो आजाद भी लड़ना पड़ेगा। अंडर कंसिडरेशन है। ठीक है, चलिए इसकी इसी हल्के की सूबाई सीट पर आपके चचा ने भी अप्लाई किया हुआ है, उनको नहीं, इस पर मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ। तारिक अजीज साहब, पहले इसी से शुरू कर लेते हैं, ये जो 54 टेक्सला है, क्या हुआ है यहाँ पर आपके ख्याल में? आप देखिए, अकील मलिक साहब ने वाज़े कर दिया एक किस्म का, उन्होंने राय लानी है कि नून लीग का वोट उसको नहीं पड़ेगा। मैं शायद ये भी उसकी सपोर्ट ना करें। और इस हल्के में इनको पता है मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा है, दोस्त अहबाब है मेरी, उनसे बात होती रहती है। तो नून लीग का वोट जो सर्वे खान साहब को बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नून लीग का वोट नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वो मुस्लिम लीग फिर चौधरी निसार अली खान को वोट देना पसंद करेंगे। अच्छा। क्योंकि चौधरी निसार अली खान साहब वो हल्के से 8 दफ़ा MNA हुए हैं, तो एक उनसे ज़ाती ताल्लुक भी है, एक होता है 40 साल से ताल्लुक उसी हल्के से लड़ रहे हैं। तो ये एक मसला इस हल्के का नहीं है, सेम ही बाकी जगहों पे। अब आमिर कियानी को इस्लामाबाद से टिकट दे दिया है अच्छी एडजस्टमेंट में, वहाँ PMLN को कहा कि 47 में जी। तो यहाँ भी जो है डॉक्टर तारिक फजल साहब यहाँ कैंडिडेट थे, वकार मुमताज़ साहब थे, शेख अंसर अजीज़ थे जी। तो अब ये डॉक्टर रिफत भी थे मेरा ख्याल है, चौधरी रिफत साहब भी थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 3-4 लोग जो हैं मिल के आमिर कियानी को मिलकर जितवाएंगे और अपना वसाइल भी खर्च करेंगे, वोटर्स को भी लेके आएंगे और पोलिंग स्टेशन भी ले जाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं होने जा रहा। तो ये जो सीट एडजस्टमेंट हो गई है, इसको मुस्लिम लीग की जो वोटर है वो कबूल नहीं करेगा, कहीं डेट भी कबूल नहीं करेगा। जैसे अकील मलिक साहब कहें कि भी मैं मशवरा करूँगा, इलाके से पूछूंगा, ज़्यादातर वो कह नहीं रहे, लेकिन उनकी बातों से लगता है कि आज़ाद ही लड़ेंगे। तो अब इस सवा इनका जो हल्का है वहाँ धड़ा भी है, इनका एक धड़ा भी है, चौधरी निसार साहब का धड़ा भी है, सर्वे खान साहब का धड़ा भी है। अब इनके जो धड़े एंटी हमेशा सर्वे खां के हैं, तो अब ये उनके साथ जाके बैठेंगे, उनको कहेंगे वोट दें, तो ये मुमकिन नहीं होगा। और ज़्यादा जगहों पे यही होने जा रहा है। अब इसी तरह लोधरा में बात कर रहा हूँ जी, गुलाम सरवर MP तो हमेशा होते रहे, क्योंकि बुरे दौर में जब पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं है इस डिस्ट्रिक्ट में, कभी भी नहीं रही, लेकिन वो MP की सीट अपनी जीतते रहे। 2002 तक शायद फर्स्ट टाइम वो MNA इलेक्ट हुए थे।
उससे पहले MP उन्होंने कभी लूज नहीं किया जहाँ तक मुझे याद। हाँ नहीं, उनका तो मैं कह रहा हूँ उनका धड़ा भी है, उनका अपने वोट भी हैं। अब भी अगर वो इस्तेकाम पार्टी टिकट ना भी देती है एडजस्टमेंट, तो फिर भी उन्हें अच्छे खासे वोट लेने चाहिए। इस्तेकाम पार्टी का शायद किसी को इतना सियासी फायदा नहीं होगा, अपना ही वोट लेने जितने लेने। अगली बात उन्होंने एक माजिद जंग की वहाँ पे लाहौर से, लाहौर थोड़ी सी उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस आए थे, 21 अक्टूबर का इस्तकबाल था, तो चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम साहबा ने एक अनाउंसमेंट की थी बल्कि कि जो उस हिस्सा नहीं डालेगा, जो असाइनमेंट जो बंदे ले आने की और टास्क जो भी दिया गया था MPs को MNs को, तो उनको मैं टिकट नहीं लेने दूंगी। ये उनका बयान रिकॉर्ड के ऊपर है। अब उन्होंने कुछ MPs लाहौर से 8-10 हैं, 8 हैं 6 हैं 8 MPs हैं जिसको उन्होंने मार्क किया हुआ है मैडम ने कि हाँ इन लोगों ने जो है ना हिस्सा नहीं डाला था और इन्होंने वो काम नहीं किया, या वो अचीवमेंट नहीं की, या वो टारगेट हासिल नहीं किया जो दिया गया था। शायद माजिद जगह भी उनमें से हैं। और इत्तफाक वो 6-8 जो लोग एनए का कैंडिडेट होता है उसकी अपनी भी बड़ी से होती है, वो कहता है जी मैंने ही जो है ना नीचे इन्हीं दोनों सीट बंदों के साथ लड़ना है, मेरा वरना हल्का खराब हो जाएगा। तो हमजा शहबाज जो है वो इतना भी नहीं कर सके कि वो अपने लिए बंदा ही अप्रूव करवा लें। ये मैं वही कह रहा हूँ कि 8 लोग हैं जिनको उन्होंने मार्क किया हुआ था कि इन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया और अचीवमेंट नहीं किया और टारगेट नहीं दिया, शायद उन्हीं में से ये एक हैं। और इत्तफाक से वो 6-8 लोग हैं जिनके टिकट रोके हुए थे और कि मसाइल हैं वो हमजा क्लोज टू हमजा शहबाज के ग्रुप के समझे जाते हैं, ये उनके ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन MNMP का वहाँ पे होता है, जो पहला जलसा हुआ था शाहदरा में इस्तकबाल के सिलसिले में, तो वो बड़ा फेल हुआ, नाकाम हुआ। अगले दिन शहबाज साहब ने मीटिंग बुलाई, नवाज शरीफ साहब बड़े नाराज़ हुए, लंदन से कॉल किया, लंदन से शहबाज साहब को कॉल आई और शहबाज साहब ने अगले दिन लोगों को बुलाया, तो उसको MNA को पूछा, मलिक राज साहब थे शायद उनके हल्के के, आपके बंदे क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा जी मेरे नाम में MP नहीं सन। वहाँ बात खुली कि MPA नहीं है, तो उन्होंने कहा MPA कैसा निकलेंगे, उन्होंने कहा जी वो हमजा कहेंगे तो निकलेंगे। फिर हमजा को लंदन से कॉल मियाँ साहब किया, ये ताया जान ने फ़ोन किया, हमजा निकला, फिर लोगों का आना, और इस तरह से ये नहीं हुआ। उसके बाद लोगों ने आना शुरू किया। नहीं, लेकिन अभी जब एक पार्लिमानी वोट हो रहा था तो उसमें आपको याद होगा वो टेलीविज़न पर बराह रास्त चला, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने मरीम बीबी की तारीफ की और कहा कि, और मरीम बीबी ने कहा कि मैं और हमजा बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे आप दोनों भाइयों ने सारी ज़िंदगी गुजारी है, तो इसी तरह हम बहन भाई जो हैं वो चलेंगे। और इसी तरह के ख्यालात का इजहार हमजा ने भी किया। तो ये क्या सिर्फ लफाजी थी जो सिर्फ देखिए वो तो लाइव चल रहा था और 150-200 बंदे भी बैठे होते हैं वहाँ, तो स्टेटमेंट और होता है। एक बिल्कुल ये हकीकत है, कोई माने ना माने कि कुछ लाहौर के अंदर हमजा के लोग हैं वो उनके क्लोज हैं, शहबाज साहब का अपना एक है, अगरचे इस तमाम ऊपर नवाज शरीफ साहब ही हैं, लेकिन बट लाइकिंग डिसलाइकिंग तो है ना। लोग हमजा को ज़्यादा पसंद करते हैं, बाज़ जगहों पे इलेक्टेबल ज़्यादा हमजा के क्लोज हैं, सही है, वो समझते हैं कि हमारा काम हो जाता है। तो इस तरह कुछ शहबाज साहब के ज़्यादा क्लोज हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं वो शहबाज साहब के ज़्यादा क्लोज होते हैं। मियाँ नवाज शरीफ और जो मरियम बीबी है, इनका जो मतलब एक बयानिया है वो आइडियालॉजी होती है, तो ये बाप बेटा ज़मीनी हक़ पे चलते हैं। DC बदल दो, SHO ला दो, MPA को ये कह दो, ये कह दो, ये कह दो। MPs ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ पावर। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ फिर अशरफ साहब के ये जो फैसलाबाद का हल्का है 96 जिसमें तलाल चौधरी साहब और नवाब शेर वसीर का मामला है, तो ये भी कहा जाता है कि तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर के दरमियान उतनी खींचातानी नहीं है जितनी शहबाज शरीफ और मरियम के दरमियान है। ये मैच उन दोनों के दरमियान पड़ा हुआ है। पहले लाहौर थोड़ा डिस्कस कर लें। अगर आपको याद हो तारक साहब एक मीनार पाकिस्तान पे जलसा हुआ था जिसमें मरियम नवाज साहब ने एड्रेस किया था, वो जलसा भी नाकाम रहा था। PDM का आखिरी जलसा था, PDM ने पूरे मुल्क में जलसे किया, आखिरी बड़ा जो जलसा होना था वो लाहौर में था। क्लोजिंग शो था जो सबसे बड़ा शो होना था, 13 दिसंबर हुआ था, तो वो शो भी नाकाम हुआ था। उसका इल्ज़ाम भी शायद हमजा साहब पे था कि उनके सपोर्टर या उनके जो एक्टिव सपोर्ट नहीं थी उस जलसे के लिए। तो वो पुरानी एक चीज़ चलती है, रिपब्लिकल स्टेटमेंट जो मर्जी हो, लेकिन हमजा वो तो 17 जुलाई के इलेक्शंस में जब मरियम बीबी निकली थी पंजाब भर में और उनके उसकी कैंपेन का रिजल्ट ये निकला था कि 15 सीटें वो हार गए थे, तो उसका मलबा भी उन्होंने लंदन जाके हमजा पे ही डाला था और कहा था कि जनाब ये हमजा ने सपोर्ट नहीं दी। वो तो पार्टी जब खानदानी जो मर्जी कर लें, हमजा उसका चीफ मिनिस्टर थे, जो मर्जी कर लें, लेकिन कहना आसान होता है, करना थोड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त PTI की एक बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट थी, अचानक एक ना उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी थी पूरे पंजाब में। थोड़ा सा एक बेग जुमला, ऐसा पॉपुलरिटी की कोई बात नहीं है। उससे पहले मुस्लिम लीग नून ने 14 इलेक्शन बाई इलेक्शन जीते तो उनकी पॉपुलरिटी गवर्नमेंट में था, इमरान गवर्नमेंट को एक्चुअल जो बात है ठहरने की जगह नहीं मिलती थी। एक्चुअल बात यह है कि बाजवा साहब उस वक्त चीफ थे, तो उन्होंने मना किया था हमजा को आप ना बनाए,
PMLN को कन्वे किया था कि इस बार CM ना बनाए, मलिक अहमद खान को बनाए। अहमद खान वेरी क्लोज टू बाजवा साहब, वो बाजवा साहब को अंकल कहते हैं, उनको बेटा कहते हैं। वो सारा किया बाजवा साहब का था। ठीक है, चलिए मैंने ब्रेक पर जाना, लेकिन मैं बैरिस्टर अकील मलिक से एक सवाल उनके सामने रख दूं, फिर मैं वापस आके मजीद बात करता हूँ। बैरिस्टर साहब, आप ये बता दें कि आपके जो चचा हैं उन्होंने भी इसी हल्के में सूबाई सीट के लिए अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो भी सीट एडजस्टमेंट का इम्कान है, या अगर वहाँ नहीं होती और आपके चचा को टिकट मिल जाता है तो फिर कैसे पैनल बनेगा कि वो आप नून लीग के टिकट पर लड़ रहे होंगे और आप आज़ाद लड़ रहे होंगे? इस बारे में क्या सोचा आपने? इसमें असद साहब ऑलरेडी उनको टिकट अवार्ड हो चुका है PP 13 से। अच्छा। और चचा की सियासत अपनी है और मेरी सियासत अपनी है, और हल्के में डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वो पिछले 35 साल से सियासत कर रहे हैं, और मेरा जो है वो यंगस्टर्स के साथ, यूथ के साथ ज़्यादा कनेक्ट है, और हल्के में जो अवाम है वो ज़्यादा यूथ का एक बड़ा बल्ज है जो मेरी तरफ देख रहा है, और उस तमाम तर चीज़ों को देखते हुए पार्टी की जो भी डिसीजन होगी उसको मद्देनजर रखते हुए अपना आइंदा का लाएमल इख्तियार करेंगे। और इसमें ऐसी कोई बात नहीं, एक घर में से भी लोग दो पार्टीज में होते हैं, एक घर से भी जो है वो ठीक है। आप कह रहे हैं ये बात, ये मुमकिन है कि आपके चचा नून लीग के टिकट पर लड़ रहे हैं और आप आजाद लड़ रहे हो, तो ये ऐसा लड़ा जा सकता है, इसमें कोई मुज़ाहिरा नहीं है। हल्के की आवाम इस चीज का फैसला करेगी। मैं जिस तरह अर्ज किया कि काफी दोस्तों से, काफी पार्टी वर्कर्स से, काफी जो सपोर्टर्स हैं उनसे मैं राब्ते में हूं, और जिस तरह हल्के की आवाम की जो आवाज होगी मैं उस पर लब्बैक कहूंगा। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अकील मेरे साथ प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आकर कुछ और हल्के आपके सामने रखते हैं, खासतौर पर गुजरात में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, वो आपके सामने रखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये बल्ले का निशान अब सुप्रीम कोर्ट में ये चला गया मामला, तो क्या होगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कुछ और हल्के मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये वो हल्के हैं कि जहां पर इत्तेहादियों के साथ सीट एडजस्टमेंट, यानी IPP के साथ या चौधरी बरादरान के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, और उसकी वजह से कुछ बड़े नाम मुतासिर हो रहे हैं। अब आप जानते हैं कि गुजरात में चौधरी सालिक के साथ तो सीट एडजस्टमेंट हो गई है, चौधरी शुजात साहब के जो साहबजादे हैं, लेकिन दो और हल्के भी हैं। मसलन NA 63 है गुजरात का, यहाँ पर चौधरी हुसैन इलाही काफली के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहाँ पर नून लीग ने नवाबजादा गुज़म्फर गुल साहब को टिकट जारी कर दिया है। अब नवाबजादा गुज़म्फर गुल नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे और साथ ही चौधरी हुसैन इलाही काफली के टिकट पर लड़े होंगे। PTI का उम्मीदवार अभी आना बाकी है हमारे सामने। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि चौधरी शुजात साहब का की जो पार्टी है उनके साथ यहाँ पर 1-on-1 मुकाबला नून लीग का हो रहा होगा। इसी तरह से एक हल्का 62 भी है, और यहाँ पर भी चौधरी आबिद रज़ा साहब नून लीग के एक बड़े खिलाड़ी हैं नून लीग के, उनको टिकट जारी किया गया, और चौधरी मूसा इलाही काफ लीग के उम्मीदवार हैं, ये भी चौधरी वजात साहब के साहबजादे हैं। तो यहाँ पर भी जो है सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। अब आप देखिए गुजरात ही में चौधरी शुजात के साहबजादे के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई, लेकिन चौधरी वजात साहब जो हैं उनके साहबजादों के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। अच्छा, फिर NA 70 पर आ जाइए। फिरदौस आशिक अवान साहबा, यहाँ पे पिछली मरतबा उन्होंने अरमगान सुबहानी साहब के साथ खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और कोई 93,000 के करीब इन्होंने वोट लिया था, और इस मरतबा जो है वो फिरदौस आशिक अवान साहबा को भी सीट एडजस्टमेंट नहीं मिली है, और वो अरमगान सुबहानी के मुकाबले में ही इलेक्शन लड़ेंगी IPP के टिकट पर, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार भी इस मैदान में आ जाएगा। और इसी तरह से एक हल्का जो है वो PP 17 रावलपिंडी भी है। यहाँ पर फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो मुतासिर हुए हैं सीट एडजस्टमेंट ना होने की वजह से, और यहाँ पर राजा हनीफ साहब को नून लीग ने टिकट जारी किया है। अब आप देखिए फयाजुल हसन चौहान और फिरदौस आशिक अवान, ये दो वो लोग हैं जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आने के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ सबसे ज़्यादा वोकल रहे हैं और सबसे ज़्यादा बोलते रहे हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को अगर मीडिया पर किसी की दो लोगों ने रिप्रेजेंट किया है तो शायद वो सभी सबसे ज़्यादा यही दो लोग थे, लेकिन इसके बावजूद इन्हीं दो लोगों को एडजस्टमेंट में नज़रअंदाज किया गया है। तो अब ज़रा मुझे ये बताइए अशरफ साहब कि फिरदौस आपा का क्या बनेगा? उसमें देखें दो चीज़ें थी। एक तो जो तय था कि सीट एडजस्टमेंट वहाँ होने जहाँ सिटिंग MNAs होंगे। पहली प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जो PTI के टिकट पे इलेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने अदम एतमाद का वोट आया उसमें उन्होंने PTI के लिए वोट नहीं किया। पहली प्रायोरिटी तो वो थी। वो 10 में से 9 लोग एडजस्ट हो गए। सिर्फ एक तलाल चौधरी साहब वाली सीट रह गई जो आपने कहा मुकाबला बेसिकली शहबाज शरीफ और
मरियम बीबी के दरमियान है। नवाब बशीर वसीर जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। उन्होंने वहाँ पर 2 MP के कैंडिडेट लिए, दोनों के पास पैसा भी है, पुराने नून लीगी हल्के में रहते भी हैं, रह गए, पैसे खर्चते भी हैं। बल्कि मुस्लिम लीग नून जो हाउस चल रहा है उस वक्त उस शहर में जड़ावाला में, वो शायद सनाउल्लाह बाजवा नाम के जो कैंडिडेट हैं वो चला रहे हैं, वो भी कैंडिडेट्स हैं। तलाल चौधरी साहब खुद MNA के कैंडिडेट हैं, उनके वालिद साहब MP के कैंडिडेट हैं उसी सीट से। अब मुकाबला जो असूल की बात देखते हैं, जैसे बाकी हल्कों में हुआ, जो लोग PTI की टिकट पे इलेक्ट हो गए, जिन्होंने PTI को वोट नहीं दिया, सारे के सारे एडजस्ट हो गए, इस तरफ यही रह गए, ये भी एडजस्ट होना है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब फाइनल अथॉरिटी हैं। अब उनके नज़दीक वेट ज़्यादा मरियम बीबी का है या शहबाज शरीफ का है, ये फैसला जाने वाला बात। या आपने जो ये जुमला कह के ना नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो इम्तिहान में डाल दिया। तो दूसरी सीट आपने बात की गुजरात की जी। गुजरात में आबद रजा वाली सीट, वो उस पर कंट्रोवर्सी नहीं थी, उनको टिकट मिला। वो पहले दिन से उन्होंने तो क्लियर थी कि आबिद रजा को देना, हमने सीट एडजस्टमेंट इस पे करनी नहीं है, क्लेम नहीं था, क्लेम भी नहीं था। वजह साहब के बेटे जो आए हैं मूसा, वहाँ पे वो पिछले 2 साल से वहाँ इनकी फिजिकल लड़ाइयों तक की बात हुई है, वो आके उन्होंने पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, क्योंकि आबद रजा साहब जाके चौधरी वजाहत वाला हल्का है जहाँ से हुसैन अल्लाही है, मैंने वहाँ जाके इंटरफेरेंस करते थे, बेसिकली वो उनको काउंटर करने के लिए मूव थी। जो आ गया हुसैन अल्लाही साहब की सीट, वहाँ पे नवाजुद्दीन गजनफर पुराने दफ़ा पिछली दफ़ा नून लीग से फैमिली इलेक्शन लड़ी, पार्टी छोड़ के आए थे, छोड़ नून लीग में उनको उन्होंने टिकट देना ही था। और दूसरा काफ लीग के साथ ऐसा उनकी सीट एडजस्ट नहीं। लेकिन चौधरी साहब से उनके भतीजे पूछेंगे नहीं कि चाचा जान आपने अपने बेटे के लिए तो एडजस्टमेंट कर लिया है, लेकिन हमारा क्या सोचा? हुसैन लाही शायद इतनी अच्छी बुक्स में नहीं है। अगर आपको पता हो जो सारी गेम हुई, काफ लीग का छोड़ के आना चौधरी परवेज लाही को, दूसरी तरफ उसके मेन एक्टर जो था सालक हुसैन और उनके बहुत अहम दोस्त थे, उसमें हुसैन लाही पहले मरहले में साथ नहीं थे, पहले मरहले में नहीं थे। हुसैन लाही तब साथ आए जब थोड़ा सा स्क्रू टाइट हुआ, पुश आई, तो वो कहते हैं तो हाँ शौक से नहीं आए, अब छुट्टी करो, सही है। तो उनको 2 सीटें मिल गई हैं, तारिक बशीर चीमा वाली और ये वाली। चौधरी सालक शायद लड़ लेंगे, लेकिन नवाजा साहब का शायद चौधरी वजाहत को ये भी एक खासा एडवांटेज होगा, शायद वो पूरे इत्मीनान होंगे। सबसे ज़्यादा गजनफर की अवामी सियासत नहीं करते, उनको जितना वोट मिलना है नून लीग का मिलना है जी, नून लीग की सपोर्ट है वहाँ पे, उनका ज़ाती वोट बहुत थोड़ा है। ठीक, तो चौधरी वजाहत को जो वोट मिलना चौधरी वजाहत का मिलना, वो कहीं भी उन्होंने कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में 60-65 हज़ार वोट उन्होंने शायद लिए थे। पब्लिक फिगर नहीं होते, आम लोगों से नवाबजदा ही। चले मैं जरा टिकटों वाले मामले पर वापस आता हूँ तारिक अजीज साहब के पास, लेकिन हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूदा माहिर कानून है। आप साहब बहुत शुक्रिया। सर, सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला, इलेक्शन कमीशन लेकर चला गया है, तो पहले तो ये नुकता वाज़ेह कर दें कि इलेक्शन कमीशन को क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना तो जाहिर है एक ऑप्शन था उनके पास, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की इंप्लीमेंटेशन जरूरी नहीं थी उससे पहले कि वो बल्ले का निशान वेबसाइट पर डालते और भले फिर उसके बाद जाके वो चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आप देखिए कि पहले भी इस तरह हुआ था कि इस प्रोसेस के अंदर जब 26 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर सस्पेंड किया गया था, तो उस वक्त भी एक डायरेक्शन आई थी और उसको जब फिर 30 जनवरी 2023 को चैलेंज किया गया और 3 जनवरी 2024 को उसके ऊपर ऑर्डर आया, तो वो उसके अंदर चूंकि एक ही ऑप्शन होता है, आप कोर्ट कंप्लायंस के बाद जो है अगर ना की जाए तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जाते हैं, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर अगर आप चले जाते हैं और वहाँ के ऊपर ये आता है कि अगर किसने अपील भी नहीं की और वो ऑर्डर भी सस्पेंड नहीं हुआ, तो फिर डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैं ये समझता हूँ कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर जो था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल आया है उसको बिल्कुल मनोअन तस्लीम करके जो ही उनके पास कॉपी आई थी उसको अपनी वेबसाइट पर डालते, और उसके बाद अगर उन्होंने अपील करनी है या जिस तरह उन्होंने कर दी है और उसमें भी ऑफिस ऑब्जेक्शन रिमूव हो गए हैं और कल मोस्ट प्रॉबली वो लग भी जाएगी, क्योंकि 13 जनवरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है इलेक्शन प्रोग्राम के अंदर, तो ज़्यादा मुनासिब था। बट जनरली होता यह है कि जब आप किसी ऑर्डर को चैलेंज कर देते हैं, किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस दौरान जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑप्शन जो है वो फिर उस कोर्ट बड़ा लिमिटेड इस्तेमाल करती है कि चूंकि अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे। तो अब पहले PTI जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जनवरी 2024 के ऑर्डर पेशावर का है, अब ये जा रहे हैं जो 10 जनवरी 2024 का आया है। तो पहले ही लग रहा था कि ये कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट नहीं करना, और सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि कल ही दोनों को सुन के इस चीज का फैसला कर देगी कि क्या PTI ने जो सर्टिफिकेट फॉर्म 65 के साथ सेक्शन 209A के तहत जमा करवाया है वो ठीक है या नहीं है,
या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 209(3) के अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज करके सेक्शन 215 के नीचे उन्हें इलेक्शन सिंबल विड्रॉ किया, वो है ये ठीक। तो ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ऐसा टीम का मामला जल्द हल होना चाहिए था। 2021 से चलना बिटवीन द इलेक्शन कमीशन और पीटीआई, और इस पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन कैंपेन एक न्यूज बल्ला के नहीं, इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है ये नहीं है। और मैं ये समझता हूँ इसके अंदर दोनों जो लोग हैं डिपार्टमेंट उनका है, पीटीआई का 2021 से जब स्टार्ट हुआ तो रिजॉल्व कर लेना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करवाने होते हैं, भाई एक्सटर्नल्स को नहीं होता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए था कि जब नवंबर उसको रिजॉल्व इलेक्शन करते। सही है। अच्छा हाफिज साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, मैं हाफिज साहब आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, मैं वापस आता हूं और मुझे आपसे ये भी सवाल करना है कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट अब चली गई है तहरीक इंसाफ कंटेम्प्ट की दरखास्त लेकर के जी तौहीन अदालत इनके ऊपर लगाई जाए, वो कैसे लगती है और किसके ऊपर लगती है? कमीशन पे लगती है, कमीशन के मेम्बरान पे लगती है, सेक्रेटरी पे लगती है, चीफ इलेक्शन कमीशन पे लगती है, और क्या लग भी सकती है या नहीं लग सकती? इस पर मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन मैं वापस तारिक अजीज साहब के पास आता हूँ। तारिक साहब, ये हम अभी गुजरात की भी बात कर रहे हैं, कुछ और हल्कों में भी बात कर रहे हैं, सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान साहब, जहां इतने 11-12 लोगों को एमपीए की सीटों पर एडजस्ट किया जा रहा है, वहां आप नहीं समझते कि फयाजुल हसन चौहान तो बुनियादी तौर पर एक तरह से जबान है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, उनका मुकदमा लड़ रहे हैं जिस दिन से ये पार्टी बनी है? आप जगह पहले फिरदौस आशिक अवान का हल्का डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ इकबाल सुबानी साहब जो हैं कुछ 6 दफ़ा एमएनए हुए हैं, 2-3 दफ़ा उनके वालिद साहब हुए हैं जी। जब ये ज़िला ही नहीं था, नावेवाल सियालकोट ज़िला था, तो 2 सीटें होती थी, तो इनके चचा वाले साहब बनते थे। तो ये तो उस वक्त से अब उसको कहें कि 8 दफ़ा जो एमएनए हुआ है कि आप इस हल्का छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है। वहाँ फिरदौस आशिक अवान साहब आप कहते उसको उनको जवाब दे दिया गया है, इसलिए रिजर्व सीट पे फिरदौस आशिक अवान जो इस्तेकाम पार्टी की ने दिया इलेक्शन कमीशन को, उस पर वो दूसरे नंबर पे हैं, तो वो वहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होने लगी। ठीक, अब पिंडी का हल्का आ गया जो आप कह रहे थे अपना फयाजुल हसन चौहान वाला, वहाँ राजा हनीफ जो है, जब इमरान खान जीता थे वहाँ पे 2013 में इसी हल्के से जीते थे, ऊपर पीटीआई जीत रही थी, नीचे से राजा हनीफ जीत गया था। अब भी जो सर्वे मुस्लिम लीग नून ने करवाया है, तो वो उसके अलावा राजा हनीफ ने 14 यूनियन कौंसिल आती हैं उस हल्के में, 14 के 14 चेयरमैन को लेफ्ट राइट बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि अगर आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो मैं आज़ाद लड़ूंगा। तो लोग तो उसके साथ हैं, तो वो नून लीग उसको कैसे राजा हनीफ को इग्नोर कर सकती है, जो बदतरीन हालात में भी वो इमरान खान के नीचे भी जीत गया था। तो फयाजुल हसन चौहान का दूसरी वही बात जो है पिंडी वाले आप कह रहे हैं कि राजा हनीफ को कैसे इग्नोर कर सकती है, तो नून लीग जो है वो अयाज सादिक को कैसे इग्नोर कर सकती है लाहौर में? नहीं, अयाज सादिक साहब को तो ऑप्शन दिए हैं ना, उनको ऑप्शन है, उन्होंने कहा जी ये हल्का है, ये नहीं 4 कौमी असम्बली के हल्कों में उन्होंने कागज जमा किए हुए हैं, उन्होंने कहा जी ये है, ये है, ये है, ये है, इनमें से कोई नहीं है तो आप सेनेट में आ जाएं, जो आप चाहें। कल एक मीटिंग हुई है, शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा साद रफीक ने मैनेज किया था, अरेंज किया था, और दोनों इनको बैठाया था, लश्कर शेख साहब को और अयाज सादिक को। तो वो काफ़ी लंबी डिटेल हुई, और तकरीबन मामला तय पा गए। अयाज सादिक साहब को इस बात पर राजी साद रफीक साहब ने कह लिया कि आप इलेक्शन छोड़ दें, आप सेनेट में चले जाएंगे, आप सीनियर लीडर आपको सेनेट में भी आ सकते हैं, किसी हल्के में भी जा सकते हैं, या कोई बाई इलेक्शन शहबाज साहब छोड़ते हैं, नवाज शरीफ छोड़ते हैं, बाई इलेक्शन सब डिस्कस कर रहे हैं ना सारा नून लीग के पर्सपेक्टिव से कि उनके लिए मुमकिन नहीं था कि ये दे। लेकिन अगर हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो उनसे ये शिकवा इन लोगों का नहीं बनता कि जनाब आपने जहांगीर तरीन साहब के लिए एडजस्टमेंट कर ली, अलीम खान साहब के लिए कर ली, ओन चौधरी के लिए कर ली, तो जनाब हम भी तो इसी पार्टी में हैं, या तो फिर आप भी ना करें। जहांगीर, आपको बड़ी और खबर दूं, जहांगीर तरीन के लिए भी मुस्लिम लीग नून नहीं मानी, जो उसका आबाई हल्का लोधगा वाला है, लोधगा वाला जो आबाई हल्का वहाँ भी नहीं माने। जहांगीर तरीन साहब को भी तो उन्होंने नहीं कबूल किया ना। वहाँ मेरा ख्याल आईपीपी के साथ, सॉरी आपको बात कर, जी मेरा ख्याल आईपीपी के साथ हाथ हो गया, जो तरीन साहब का मजबूत हल्का था वहाँ पे एडजस्ट नहीं किया। लेकिन सुना है कि तरीन साहब भी अड़े हुए हैं, अभी तक चीजें तय नहीं पा रही। तरीन साहब कहते हैं मैं अपना हल्का कैसे छोड़ के चला जाऊँ, वो एक पार्टी हेड भी है, उसका भाई हल्का है। साहब आप ज्यादा सियासत देखते हैं, अड़ के क्या कर लेंगे? नून लीग का टिकट होगा, जहाँ की तरीन साहब के मुखालफे में पीटीआई का बंदा भी होगा, पीपल्स पार्टी का भी होगा, नून लीग का भी होगा, तरीन साहब कहाँ मैटर करेंगे? सही बात है।
लूजर कौन होगा, सही, जो विनर कौन होगा। इस सिनेरियो में विनर नून लीग होगी। नून लीग ने बड़ा टैक्टफुली, बहुत सोच समझ के ये फैसले किया, कमजोर फैसले नहीं किए। नवाज उनको ये सूट करते थे, बल्कि उनको तो ये सूट करते थे कि चले गुजरात में जो उनकी एडजस्टमेंट है ना, वो तो उनको सूट करती थी 14 साल वाली, लेकिन यहाँ जो इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी के साथ कर रहे हैं तो इनको तो शायद कोई भी हल्का सूट नहीं करता था। ये तो अपने उम्मीदवार उतारते तो ज्यादा बेहतर। मतलब लाहौर में देखे ना, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा, 2 को पार्टी 3 में 13 भाई है कहाँ पे, है कहाँ, तो कौन एडजस्ट कर, ये पता नहीं क्यों हो रहा है, कहाँ से ये गैप तारिक साहब नून लीग क्यों एडजस्ट कर रही है इस्तेकाम पार्टी को? कुछ फरिश्ते भी होते हैं ना आकर। अच्छा चलिए मैं इसका जवाब आपसे लेता हूँ, अगर मुझे दें। मैं हाफ़िज़ साहब कनेक्ट हो गए, मैं एक सवाल ले लूँ। हाफ़िज़ साहब, ये जो पेशावर हाई कोर्ट भी चली गई है तहरीक इंसाफ के, तौहीन अदालत लगाएं जनाब, आपने ऑर्डर किया कि बल्ले का निशान वेबसाइट पर डालें, डाला नहीं गया, एक दिन बाकी रह गया, कल टिकटें जमा करानी है, तो आप क्या स्कोप देखते हैं इस पिटीशन का तौहीन अदालत की जो पेशावर हाई कोर्ट में चली गई है? असद भाई, ये एक लीगल प्रेशर है जो पीटीआई ने डाला है, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम कंस्ट्रेंसी, कि चूंकि टाइम 13 जनवरी को आपने एक फाइनल लिस्ट दे के इलेक्शन सिंबल देने, और उसके बाद वही जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो आपकी चली जाएगी बैलेट पेपर्स की पब्लिकेशंस के लिए। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने प्रेशर डाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे करे, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आज उन्होंने अपील फाइल की है उस पर ऑफिस ऑब्जेक्शन भी लगा है, वो ऑफिस ऑब्जेक्शन रिमूव हुआ है, और इसी तरह अब इसके खिलाफ जो है वो बहरहाल कल ये फिक्स हो जाएगा, चूंकि कल वर्किंग डे है, और उसके अंदर दोनों पार्टीज को सुन के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फैसला कर देगी, और जो वो फैसला करेगी मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, पीटीआई को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये जो हम बात करते हैं बाज़ दफ़ा अगर हमारे हक में फैसला आए तो अदालत भी अच्छी है, सिस्टम भी अच्छा है, रूल ऑफ लॉ भी है और इंसाफ की भी जीत है, और अगर फैसला खिलाफ आए तो हम ये कहते हैं कि इंसाफ भी आज कत्ल हो गया है, रूल ऑफ लॉ भी खत्म हो गया है और जजेस भी बाइस हो गए, तो हम इसी सिचुएशन से बाहर निकल आना चाहिए। पॉलिटिकल नैरेटिव जो है उसको हमें अपने लीगल नैरेटिव के ऊपर कभी भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए, और यही वो एक प्रॉब्लम आई है कि जो पिछले 1.5 साल से हमारा मुल्क जो है वो एक पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के अंदर गया हुआ है कि हमने हर अपना पॉलिटिकल इशू जो है उसको जब अदालत के अंदर लेके गए हैं तो उसको हमने लीगल कवर के साथ साथ जब उसको डोमिनेट किया अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के साथ, तो उसका रिजल्ट अगर फेवर में आया है तो अच्छा, और अगर नहीं आया तो फिर हमने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग भी की है, और यही आपके पास क्लासिक एग्जांपल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आता है तो फिर देखें कि किस तरह ट्रेंड बनता है, और अगर सोशल मीडिया के ऊपर, और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक रिव्यू का ऑर्डर आया है तो आप देखें कि किस तरह फिर ट्रेंड जो है वो हमारी कोर्ट्स के मुताल्लिक है। इस बहस से हम निकल आना चाहिए, हमें पॉलिटिकल भी मैच्योर होना चाहिए और लीगली मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस पॉलिटिकल स्मूथ ट्रांजिशन के अंदर इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं जाएंगे और नए कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो है वो कंटिन्यू करेंगे तो हम ये ना हमारे अच्छा, कंट्रोवर्सीज तो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जा रही हैं। अब आज की जो ये खबर है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है। एजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफा है ये बज़ाहिर तो हमें फौरी तौर पर ये लग रहा है कि शायद एहतजाजन उन्होंने दिया है कल के इस्तीफे के बाद, हालांकि उन्होंने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है। इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चीज़ ये है कि कल जो लेटर उन्होंने लिखा है और अपने आप को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि एक तरफ वही जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो एक शो कॉज नोटिस कर रही है, और बड़ा अनप्रेसिडेंटेड जिस तरह हुआ है कि उस शो कॉज नोटिस के बाद उसी के जो इस वक्त जज है उन्होंने उसको डाइसेंटिंग दी है, और डाइसेंटिंग करके जो उन्होंने कहा है उससे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज्यादा डिवीजन आ गई है, और वो डिवीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मफाद में नहीं है। और इसी तरह देखें कि फिर उसके बाद एक रेजिग्नेशन आया, और वो रेजिग्नेशन के बाद एक्सेप्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये जो एक चीज आई है ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ऐसा शख्स जो अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा है, अगर उसने रिजाइन किया है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिवीजन है और जिसका और भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज निकल सकते हैं। ठीक है, राइट सर, चलिए बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो हम जो हमारा बुनियादी मौजू था वो टिकटों की तकसीम है। अब मैं ब्रेक से वापस आकर आपके सामने रखता हूँ कि ऐसे कौन से हलके हैं जो नून लीग को IPP के साथ
इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट करने की वजह से खाली छोड़ने पड़े हैं और मजबूरन छोड़ने पड़े हैं। और मैं अभी तारिक अजीज साहब से ये सवाल कर रहा था कि आखिर नून लीग की क्या मजबूरी है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एडजस्ट कर रही है, हालांकि इनमें से बेशतर हलकों में उनके पास अपने अच्छे कैंडिडेट मौजूद हैं, इसके बावजूद वो क्यों ये कुर्बानी दे रहे हैं। तो वो कौन से हलके हैं जहाँ पर एडजस्टमेंट हुई है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ, इस पर हम एक ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, टिकटॉक की हम बात कर रहे हैं, और उसमें वो हलके जहां पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट या चौधरी शुजात साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट की वजह से खाली छोड़ने पड़े हैं नून लीग को अपने हलके। और ऐसा लगता है कि ये हलके उन्होंने, इनमें से ज़्यादातर हलके उन्होंने खुशी से नहीं छोड़े होंगे, ये क्योंकि उनके पास अपना उम्मीदवार भी है। वो ज़रा उन हलकों पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, एक तो NA 64 गुजरात है, जहाँ चौधरी सालेक, हम पहले भी इसकी बात कर रहे थे, ये हलका इनको छोड़ना पड़ा है नून लीग को। फिर NA 165 बहावलपुर है, जहाँ से तारिक बशीर चीमा साहब के लिए अपना हलका खाली छोड़ना पड़ा है नून लीग को। फिर इसी तरह से PP 31 गुजरात है, जहाँ से शाफे हुसैन साहब के लिए अपना हलका छोड़ना पड़ा है। NA 47 इस्लामाबाद है। अब इस्लामाबाद का हलका छोड़ देना ये कोई आसान बात नहीं है, और ये आमिर कियानी साहब के लिए नून लीग खाली छोड़ रही है, जबकि उनके यहाँ पर जो है वो अभी तारिक अजीज साहब बता रहे थे कि 4-5 बड़े उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए हुए हैं, जिसमें खुद तारिक फजल चौधरी भी शामिल हैं और उनके अजीज़ भी शामिल हैं। तो यहाँ पर आमिर कियानी साहब के लिए छोड़ दिया। फिर NA 54 गुलाम सरवर खान के लिए इतनी सिचुएशन है टफ नून लीग के लिए कि वहाँ से उम्मीदवार हमारे साथ अभी पहले हिस्से में मौजूद थे, वो कहते हैं कि मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ लूँगा। NA 117 शादरा लाहौर से जो है वो अलीम खान साहब के लिए ये हल्का छोड़ना पड़ रहा है। फिर NA 128, ये शादरा नहीं है गालिबन मेरा ख्याल है, NA 117 लाहौर से अलीम खान साहब के लिए हल्का छोड़ना पड़ रहा है। NA 128 लाहौर से ओन चौधरी साहब के लिए छोड़ना पड़ रहा है। NA 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन साहब के लिए हल्का छोड़ना पड़ रहा है। NA 143 चीचा वतनी से नोमान लंगड़ियाल के लिए छोड़ना पड़ रहा है। PP 149 से जो है वो PP 149 से भी अलीम खान साहब को एडजस्ट करने के लिए नून लीग अपना हल्का छोड़ रही है। फिर PP 180 कसूर से कर्नल हाशिम डोगर साहब के लिए छोड़ रही है। तो नून लीग के लिए ये आसान फैसला नहीं था। ये क्यों कर रही है तारिक अजीज साहब नून लीग? है कि 2 सीटें MNA की है, तो वहाँ अभी एक नून लीग एक टिकट दी, वो भी नवानी होगा, नवानी वाला जी, मजीद खान खेल को दिया नून लीग ने। दूसरी सीट वो खाली छोड़ दी है, वो नवानियों के लिए, वो भी हल्का है। अब नवानी वैसे IPP के टिकट पे लड़ रहे हैं, आज़ाद लड़ रहे हैं? अभी उनकी लेटेस्ट तो यही है कि हम आज़ाद लड़ने के, लेकिन JKT ने उनको मना ली है, हो सके आप मेरे साथ। हालांकि वैसे वो आज़ाद लड़े तो उनकी पोजीशन कुछ बेहतर हो जाए। बाकी आपने कहा जी नून लीग की क्या मजबूरी है, नून लीग की मजबूरी कोई नहीं है। लेकिन नून लीग वो सीटें दे रही है जहाँ पे उनके कैंडिडेट नहीं जीतने की पोजीशन में नहीं है। मुल्तान वाला जो उनका जो हल्का N149 है, वहाँ पे नून लीग का वो बंदा कभी भी नहीं जीत सकता। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो आप ये ले लें, ये कुर्बानी दे। तो वो सीटें वो दे रही हैं, खुशी से आपकी बात ठीक है नहीं दे रही। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो बड़ी वाज़ेह है, आपको भी पता है इस्तेहकाम पार्टी जो बनाई गई है किस मकसद, उसको ऑपरेशन में बिठाने के लिए बनाई गई है। PTI में जो एक मतलब वो लगाया गया है, नकब लगा के एक नई पार्टी बना के, तो क्या उनको ऑपरेशन में बिठाना है? उनको हुकूमत में बिठाने हैं भाई। तो हुकूमत जब बिठाना है तो जो है वो फिर जहाँ कहीं से ये फैसले होते हैं, प्रेशर भी होता है, और जहाँ से ये मैनेजमेंट होती है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, तो उनको वो देने पड़ेंगे। कंप्रोमाइज़ तो करने पड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं, चौधरी शुजात साहब मतलब ये नहीं कहा था कि कीड़ा कच्चा मैं वापस नहीं दूंगा, तो फिर चौधरी शुजात साहब के घर नहीं गए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता कि ये तारिक बशीर चीमा साहब, अब चीमा साहब वाले 2 सीटें मांग रहे हैं, तो उनको 1 सीट मिलेगी। वो एक अपने बेटे की भी सीट मांग रहे थे, मैं लेकिन नीचे MP की उनको सीट देंगे। लोधरा वाली सीट बिल्कुल सदी, देखो लोधरा की जो पोजीशन थी ना, अब वो अभी भी फंसा हुआ है। वो कांजू साहब अगर कहते हैं कि आपने साथ वाले हल्के में जो NA 55 है, सदीक बलोच साहब हैं, अगर आपने उनको नून लीग को कहते हैं टिकट ना दिया, तो आप मेरा टिकट भी वापस ले लें। तो हम आज़ाद सदीक बलोच को तो दे दिया ना टिकट, दे दिया, इसलिए दे दिया। तो जंगतीन को वहाँ से जवाब हो गया कि उनको तो अपने बंदे भागने लगे थे। तो ये काफ़ी कम्प्लिकेशन अभी हैं। NA 50 मुल्तान अभी तक। अब आपको क्या लगता है कि जहांगीर तरीन साहब आज़ाद लड़ेंगे अपने लोधरा से? मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़ेंगे। अगर मतलब आज़ाद से मुराद है कि अपने टिकट पर मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे एडजस्टमेंट के बगैर? एडजस्टमेंट के बगैर लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका अपना हल्का है। शायद वो भी इस बात से ना आए कि ठीक है अपना, अभी जैसे तलाल वाले का अभी लेटेस्ट ये थी कि वो कहते हैं जी ना नवाब साहब को दे टिकट, ना तलाल को दे, अपना हल्का ओपन छोड़ दें, ये दोनों लड़ो। ठीक है जी, आपको किसी को टिकट नहीं, आप लड़े। इसी तरह शायद वहाँ भी ओपन हो सकता है। नहीं, लेकिन नवाब शेर वसीर जो हैं वो, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनको भी टिकट ना दिया जाए, जो लड़ ले वो जीत जाए। हाँ, ये अभी ये ओपन करते हैं। एक आज की जो मीटिंग थी PM की, अभी भी गवर्नमेंट में। और अगर ऐसा होता है तो आपके ख्याल में फिर कौन फेवरेट होगा?
दोनों लड़ते हैं, तलाल चौधरी भी लड़ते हैं, ये भी दोनों आज़ाद लड़ लेते हैं। अब हल्के की पोजीशन पे शायद में ज़्यादा फोकस नहीं है। अशरफ साहब का ख्याल है कि वैसे नवाब शरीफ नवाब से साहब ज़्यादा वहाँ कर रहे ने हैं। वहाँ उन्होंने काम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा काम करी है। डेवलपमेंट हट के ना जी सर, जो एडवांटेज होगा ना नवाब के शरीफ वसीर साहब को, तलाल चौधरी साहब तो पता नहीं किस पार्टी में कहाँ थे, फिर कहाँ होते होते नून लीग पहुंच गए, फ्रंट लाइन पे आ गए। नवाब शरीफ वसीर के जो MP हैं वो 30 साल से नून लीगर हैं, मौजूद हैं, खर्चा कर रहे हैं, हल्के की सियासत कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून हाउस चला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब जाते हैं, मरियम साहबा जब जाती हैं, उनको वेलकम का जलसा करने में उनका मेजर रोल होता है। जो लाहौर में नया मुस्लिम लीग हाउस बना नून लीग का, उसको बनाने में हर तरह से फाइनेंशियली फिजिकली भी उन MPs का रोल है। मुझे पर्सनली पता है कि उन्होंने खासी बड़ी रकम डोनेट की थी मुस्लिम लीग नून हाउस चलाने के लिए नए वाला। हमजा साहब जेल में थे नैब के, वहाँ के MP सनाउल्लाह बाजवा के साथ वाली बैरक में जेल में था। तलाल साहब इस तरह के टाइम से शायद नहीं गुजरे, उनको इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट छोड़े नवाब शरीफ वसीर का वोट, साथ उसके विंग्स नून लीग के हो जाएंगे, शायद तलाल चौधरी साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा वहाँ सीट निकालना। सही है। और उन्होंने जो किया कि खुद MNA नीचे वाला तो MP है, ये भी एक शायद उनके लिए सूट नहीं सही है। दूसरी रोज आपने बात की टिकट्स की, नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स देखे ना जी खान साहब, 85 से लेकर नवाज शरीफ साहब के लिए कभी पॉलिटिक्स आसान नहीं थी। वो अपोजिशन से भी लड़ रहे थे, विद इन पार्टी भी लड़ रहे थे। नो वेयर 85 में MNA जीते और चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। वो कैंडिडेट उनसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। 88 में वो अपोजिशन से बीबी से भी लड़ रहे थे, मोहतरमा बेनज़ीर से भी, और विद इन पार्टी भी लड़ाई हो रही थी। लीडर ऑफ अपोजिशन किसने बनना, कार्ड्स किसने खेल रहे हैं। 90 में वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जिसको वो एक्टिव रुकन थे, उसके खिलाफ भी लड़ रहे थे। मुस्तफा जतोई साहब को कॉर्नर करके प्राइम मिनिस्टर बनना था, बेनज़ीर साहब से भी लड़ रहे थे। उनकी सियासत हमेशा बहुत मुश्किल रही है, लेकिन अब वो गौर समझते हैं। उनका एक कौल है कि सारे टिकट जीतने के लिए नहीं दिए जाते, कुछ टिकट इलेक्शन हारने के लिए भी दिए जाते हैं। उनको पता है किस हल्के से मैंने आज़ाद जीतना है, किस हल्के से मैं टिकट ओपन करके जीत सकता हूँ, किस हल्के से मैं टिकट दे के जीत सकता हूँ। उस फार्मूले पे चल रहे हैं। उनको बहुत कैलकुलेटेड टिकट्स की अलॉटमेंट किया, ये उनको मैं अप्रिशिएट करूँ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। आखिर में ये बता दीजिए तारिक साहब, ये जो डेवलपमेंट है एजाजुल हसन साहब वाली है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, और इससे आपने को नहीं लगता कि मौजूदा चीफ जस्टिस या बाकी जजेस के ऊपर भी कुछ दबाव आ रहा है? कल का जो फैसला आया ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, कि उनकी जो सज़ाए मौत भी को रखा गया, कैम रखा गया, उनके एजाज़ात वापस लेने की, पेंशन वापस लेने को कम है, उसके बाद एक बड़ी गेम स्टार्ट हो गई है। अब जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस थे। 6 महीने 8 महीने बाद उन्हें चीफ जस्टिस बने, शायद 1.5 साल पौने 2 साल उन्होंने चीफ जस्टिस रहना था, बड़ा लंबा टाइम रहना था। उनका इस्तीफ़ा मैं नहीं समझता कोई गैर मामूली वजह है, बहुत बड़ी वजह है। और ये कोई नई गेम, कोई नया प्लान कोई जाए जिसके कोई अच्छे नतीजे में नहीं देख रहा मुल्क के लिए, या इलेक्शन के ऊपर ऐसा अंदाज हो सकता है ये सारा जो स्टार्ट हो गया है। मुझे लगता है हर चीज़ गड़बड़ होगी। एक ही सूरत है उनका, जो बंदा चीफ जस्टिस बनने जाए वो रिजाइन करके एक तरफ सोचे। एक ही सूरत है कि सदर पाकिस्तान कबूल ना करें, वरना हमारी हाल वही हो जाएगी जो नवाज शरीफ साहब के टेन्योर में सजाद अली शाह वर्सेस अदर जजेस हुई थी। अब इस तरह का मुझे अल्लाह रहम करे बहुत बुरा है, जो बहुत बुरी खबर है, और खुदा अच्छा ना नहीं। इसका इम्पैक्ट इलेक्शन के ऊपर तो नहीं आ सकता। बिल्कुल मैंने खुल के नहीं कहा, आपने खुल के कह दिया, हर चीज़ इफेक्ट होगी इसकी। ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है। कल एक जो फैसला आया ना जी, जिसको ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ, अगर हमें भी नहीं करना चाहिए, नहीं हुआ तो छोड़ दे उस चीज़ को। लेकिन वो एक सेंसिटिव मामला है और उसको सेंसिटिव अंदाज में देखा गया। इनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो ना हो, ये नोटिस जरूर किया जाएगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट कल के फैसले से एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान तनाव बढ़ गया, फासला बढ़ गया। जो बहुत शुक्रिया तारिक अजीज साहब आपका, अशरफ मलगूम साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत कर। आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।